नमस्कार। आज वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है अर्ली कॉलोनियल सिस्टम, मोटिव्स, प्रोसेसेस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आर्य कॉलेज पानीपत। तो जब हम अर्ली कॉलोनियल सिस्टम की बात करते हैं तो अर्ली कॉलोनियल सिस्टम से हमारा क्या एस्पेक्ट है, क्या उसका अर्थ है। तो जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ली कॉलोनियल सिस्टम, जिसको हम ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कि यूरोप में जब पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, अर्ली कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एमर्ज होना, नेशन सोसाइटी जो है, नेशन स्टेट जो है वो बिल्डअप हो रही थी। उस समय ये कहा जाता है कि यूरोप के देशों के द्वारा यूरोप से बाहर नए देशों की, नए महाद्वीपों की खोज जो है की जानी, इस अर्ली कॉलोनियल सिस्टम या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम को स्टेब्लिश करता है। इसमें जो कंट्रीज हैं, जो यूरोप के जो प्रमुख जो देश थे, जिसमें पुर्तगाल और जो स्पेन जो इसके अग्रणी बने, वो 15वीं सेंचुरी में नॉर्थ और साउथ अमेरिका और अफ्रीका में अपना प्रभाव स्थापित करते हैं और धीरे धीरे वहां पर कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं, और जो कि अर्ली या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम को स्टैब्लिश करता है। यदि हम सीधे समान अर्थों में यदि हम बात करें, शब्दों में बात करें, तो अर्ली या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम से आशय या अर्थ उस घटनाक्रम से है जब यूरोप के देश 15वीं शताब्दी में यूरोप से बाहर नए देशों की खोज, नई कंट्रीज की खोज, नए महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीपों की खोज करते हैं, और उसके फलस्वरूप नए रिसोर्सेज को हासिल करना और ट्रेड की पॉसिबिलिटीज को बढ़ावा देना, इस सब का जब ये प्रयास किया जाता है, तो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी प्रक्रिया को हम ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम या अर्ली कॉलोनियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, समझते हैं। और इस देश में या इस प्रक्रिया में जो स्पेन और पुर्तगाल जो थे, वो प्रमुख देशों के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। जब हम बेसिक फीचर्स ऑफ ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो डिस्कवरीज ऑफ नेविगेटर्स एंड रिलीजियस प्रीस्ट अधिकतर हम देते हैं कि जब हम कॉलोनियल सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं, या अर्ली कॉलोनियल सिस्टम या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम की जब हम बात करें, तो ये कहा जाता है उपनिवेशों को या देशों की खोज करने की जब बात की जाती है, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अधिकतर देशों के या राजाओं के माध्यम से, या वहाँ के जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उनके माध्यम से कहा जाता है खोजबीन शुरू होती है। लेकिन ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम और अर्ली कॉलोनियल सिस्टम में जो नेविगेटर्स, जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं, वो इसमें ये कहा जाता है कि इनिशिएटिव लेते हैं। ऐसे उत्साही नागरिक, ऐसे उत्साहित धार्मिक प्रचारक जो क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयत का प्रचार करना चाहते थे, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इस पूरी प्रक्रिया में जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है, उसकी भी शुरुआत ये कहा जाता है कि देखी जा सकती है कि अधिक से अधिक देशों की खोज करना, महाद्वीपों की खोज करना, वहां से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का पता लगाना, और इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का दोहन करके, एक्सप्लॉइट करके अपने देशों में लाना, यूरोप में लाना, इस प्रकार की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है, वो अर्ली कॉलोनियल या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम में दिखाई देती है। इसी के साथ साथ वेलफेयर ऑफ यूरोपियन इंडस्ट्री, जब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज की बात करते हैं, तो इसी के साथ मतलब था कि यूरोपियन इंडस्ट्री का वेलफेयर करना और इसके लिए प्रयास करना, ये सारी जो बातें हैं हमें इस बेसिक फीचर्स ऑफ अर्ली या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम में दिखाई देती है। स्ट्रगल विद लोकल इनहेबिटेंट्स, कि जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ की रहने वाली आदिम जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके साथ संघर्ष होना एक स्वाभाविक बात है। जैसे हम अफ्रीका में निग्रोज की बात करें और अमेरिका में जब हम रेड इंडियंस की बात करते हैं, तो उनके साथ स्ट्रगल होना, उन पर आधिपत्य स्थापित करना, उनको पराजित करना और उनको अपने अधिकार में लेकर अपने देशों में दास बनाकर लेके आना, ये भी एक बेसिक फीचर ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम का, अर्ली कॉलोनियल सिस्टम का दिखाई देता है। स्टोरेज ऑफ प्रीशियस वेल्थ बाय स्पेन एंड पुर्तगाल, इसके साथ साथ जो इस अर्ली कॉलोनियल सिस्टम या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम के जो आप कह सकते हैं प्रारंभिक जो देश थे, जिसमें हम स्पेन की बात करें, पुर्तगाल की बात करें, तो इनका प्रारंभिक मोटिव यही था और इनका ये मानना था कि वही देश सबसे शक्तिशाली यूरोप में होगा जिसके पास अधिकतर सोना चांदी या धन संपदा या प्रमुख धन संपदा होगी, और इसी के लिए कहा जाता है उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स दिखाई देते हैं जो कि हमें अर्ली या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम को समझाते हैं।
इसी तरीके से कोजेज एंड सर्कमस्टांसेस, जो ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम या अर्ली कॉलोनियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो पॉलिसी एंड पॉलिटी आफ्टर द क्रूसेड, कि क्रूसेड्स के बाद, धर्म युद्धों के बाद, धर्म युद्धों को हम जानते हैं कि ईसाइयों के पवित्र स्थान यरूशलेम पर अधिकार को लेकर तुर्कों में और ईसाइयों में जो संघर्ष हुआ, जो धर्म युद्ध चले, उसमें लगभग 200 वर्षों का समय लगा, जो कि 1095 ईस्वी से लेकर 1295 ईस्वी सन तक चला। इस क्रूसेड के उपरांत जो पॉलिसी और जो पॉलिटी जो थी उसमें परिवर्तन आया, और पॉलिसी और पॉलिटी में परिवर्तन से मतलब था कि यरूशलेम पर जो अधिकार है वो तुर्कों ने स्थापित किया, ईसाइयों को पराजित होकर आना पड़ा। लेकिन इसके फलस्वरूप यूरोप में सामंत व्यवस्था का पतन हुआ, नई तरीके के नेशन स्टेट एमर्ज होने लगी। इन युद्धों में भाग लेने के लिए सामंत गए, उनके साथ धार्मिक, आप ये कह सकते हैं, प्रचारक थे, व्यापारी थे, जो अरब और अरब के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो व्यापारिक गतिविधियों को देखा, नई तकनीक टेक्नोलॉजी को देखा, या जो पराजित होकर ईसाई जो वापस लौटे, वो अपने साथ बहुत सी अहम महत्वपूर्ण जो पांडव लिपियां थी वो लेकर, ये कहा जाता है कि यूरोप में आए, अपने देशों में आए, और इन देशों में आकर उन्होंने इसका धीरे धीरे, ये कहा जाता है कि वहां के ज्ञान विज्ञान का जो है प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप एक नए तरह का परिवर्तन दिखाई देने लगा। और इसी परिवर्तन के क्रम में हम देखते हैं कि 1453 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, तो पूर्वी देशों के साथ जो पश्चिम का जो व्यापार होता था, जो स्थल मार्ग, रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, जो मध्य एशिया, रूस, यूरोप से लेकर मध्य एशिया से होता हुआ जब हम चीन और भारत के व्यापार की बात करते हैं, वो बिल्कुल तुर्कों के नियंत्रण में आ गया, जिससे व्यापार जो है अवरुद्ध हुआ। लेकिन वस्तुओं की जो मांग है वो लगातार बनी रही, और इन वस्तुओं की मांग के लिए नए मार्गों से पूर्वी देशों पर पहुंचना की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, और जिसके फलस्वरूप नए तरीके का खोजबीन का जो प्रोसेस है वो शुरू होने लगता है, जो कि पोस्ट क्रूसेड के बाद हमें दिखाई देता है, और एक नई तरह की पॉलिसी और राजनीति में परिवर्तन आने लगता है जब हम क्रूसेड की बात करते हैं। लस्ट फॉर लैंड की यदि हम बात करें, कि अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक जो भूमि है उसकी प्राप्ति, कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश, ऐसे स्थान, ऐसे उपमहाद्वीप, महाद्वीप या ऐसे कंट्री जहाँ के रहने वाले लोग असभ्य हैं, जिन पर आसानी से अधिकार किया जा सकता है, और उनकी भूमि पर अधिकार करके वहां के रिसोर्सेज को अपने अधीन किया जा सकता है। ऐसी अधिक से अधिक भूमि को प्राप्त करने की जो आप कह सकते हैं लस्ट है, वो बढ़ने लगी, और उसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि इस प्रकार का कॉलोनियल सिस्टम शुरू होता है। प्रॉफिटेबल सी ट्रेड की यदि हम बात करें, कि जो आप ये कह सकते हैं कि लाभप्रद जो विदेशी व्यापार है वो भी ध्यान में था, और उसको ध्यान में रखते हुए भी ये कहा जाता है कि अधिक से अधिक जो व्यापारिक क्रियाएं हैं उसको बढ़ाने की बात जो है दिखाई देती है। इसी तरीके से लस्ट फॉर मनी की जब हम बात करते हैं, कि अधिक से अधिक धन की प्राप्ति, जैसे हमने कहा जब हम बेसिक फीचर्स की बात करते हैं कि पुर्तगाल और स्पेन अधिक से अधिक सोना और चांदी को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसमें ये कहा जाता है कि उनकी शुरुआत होने लगती है, और इस तरीके से वो अपने अधिकार में उसका प्रयोग करने लगते हैं, और अधिक से अधिक धन को प्राप्त करने की लालसा अधिक से अधिक देशों की खोज के लिए प्रेरित करती है। इसी तरीके से प्रोपगेंडा ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत या ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण है, कि क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार को यूरोप से बाहर अनेक देशों, अनेक महाद्वीपों तक पहुंचाना, और उसके लिए प्रयास करना भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिखाई देता है। इसी तरीके से डिमांड ऑफ गुड्स फ्रॉम ईस्टर्न कंट्री, कि अधिक से अधिक जो पूर्वी देशों की वस्तुओं की जो मांग है उनकी आपूर्ति पूर्ति करना। जैसे मैंने कहा कि पहले व्यापार सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग से होता था, जिस पर अधिकार 1453 ईस्वी में तुर्कों के द्वारा किया गया कुस्तुनतुनिया पर, जिससे व्यापार अवरुद्ध हुआ। लेकिन वस्तुओं की जो डिमांड है बनी रही। इन वस्तुओं की डिमांड की पूर्ति के लिए नए मार्गों की खोज करना, समुद्री मार्गों की खोज करना एक नई तरह की एस्पेक्ट इस समय दिखाई देता है, जो एक प्रमुख कारण नई तरह के सर्कमस्टांसेस में अर्ली कॉलोनियल सिस्टम को डेवलप करता है। इसी तरीके से ट्रैवल अकाउंट ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली के वेनिस का यात्री था, एक समुद्री यात्री था, और बहुत से देशों की उसके द्वारा ये कहा जाता है कि यात्राएं की गई। ऐसी यात्रा में ये कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में अनेक देशों की यात्रा करते हुए मार्को पोलो कुबलई खान के दरबार में ये कहा जाता है, जो कि मंगोल सम्राट थे, मंगोल शासक थे, जिनके साम्राज्य में न केवल चीन का मंगोलिया प्रांत, मध्य एशिया का बहुत सा क्षेत्र, ईरान, इराक इसमें शामिल थे, अरब देश शामिल थे, और यूरोप का पोलैंड तक का जो क्षेत्र था उसमें कुबलई खान के आप कह सकते साम्राज्य में शामिल था। मार्को पोलो ने यहाँ पर
आकर देखा कि बहुत से देशों के यात्री, बहुत से देशों के धार्मिक लोग, बहुत से लोग यहाँ पे कह सकते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यहाँ पर हैं, और बहुत से आप ये कह रहे हो जानकारी जो है मार्को पोलो ने कुबलाई खान के दरबार से हासिल की। और इसी आप ये कह सकते हैं कि जानकारी की बदौलत जब वो वापस लौटकर यूरोप जाते हैं तो इस जानकारी को अनेक लोगों के साथ शेयर करते हैं, और लोगों में एक नई तरह का उत्साह और जानने की प्रवृत्ति और खोज की प्रवृत्ति जो है वो डेवलप होने लगती है। इसी तरीके से इन सब के अतिरिक्त एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण था साइंटिफिक इन्वेजन्स, कि साइंटिफिक जो इन्वेजन्स हैं, इन्वेंशंस हैं, वो ये कहा जाता है कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और जो वैज्ञानिक जो खोज है, सुधार जो है, वो लगातार ये कहा जाता है कि बढ़ रहे थे यूरोप में, और जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि चाहे वो कंपास है, बारूद का आविष्कार है, या समुद्री जहाजों में नई तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो पालों का इस्तेमाल किया जाना जिससे यात्रा सुगम हो सके, या ऐसे चुंबक, या ऐसे आप ये कह सकते हैं कंपास का प्रयोग, या आप ये कह सकते हैं कि दक्षांत और देशांतर जो रेखाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलना, नए मानचित्रों का प्रयोग करना, ये तमाम ऐसे आप कह सकते हैं वैज्ञानिक खोजें थी, आविष्कार थे, जो लगातार नई नई तरह की जानकारियां दे रहे थे, और जिसके फलस्वरूप हम कह सकते हैं कि नई तरह का जो आप ये कह सकते हैं कि जो जागृति है भौगोलिक खोजों के प्रति दिखाई देने लगती है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि नई तरह का जो कॉलोनियल सिस्टम है वो डेवलप होने लगता है, जिसको हम अर्ली कॉलोनियल सिस्टम या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अर्ली कॉलोनियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं कि प्रारंभ में हम देखें तो पुर्तगाल इस पूरी प्रक्रिया में ये कहा जाता है कि प्रारंभिक तौर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पुर्तगाल के द्वारा ही अफ्रीका और अटलांटिक जो क्षेत्र है उस पर यह कहा जाता है अपना प्रभाव स्थापित किया जाने लगता है, और इसकी शुरुआत पुर्तगाल के द्वारा सेयोटा पर जो अधिकार है वो 1415 ईस्वी में किया गया, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि वहां के रहने वाले मूरो तुर्क मुसलमान जो है उनको पराजित किया गया, और यहीं से ये कहा जाता है कि मोरक्को और जिब्राल्टर पर आक्रमण करने के लिए जो एक सैनिक बेस है उसकी स्थापना की गई, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि आगे चलकर पुर्तगालियों ने अफ्रीका के, जब हम मदिरा की बात करते हैं, ओजोरस की बात करते हैं, या भूमध्य सागर क्षेत्रों में जो अनेक स्थान है उस पर अधिकार की जो बात है वो लगातार ये कहा जाता है दिखाई देती है, जिसमें जो पुर्तगाल का जो आप ये कह सकते हैं राजकुमार है हेनरी, जिसको हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि इमेगो मुंडी की जो पुस्तक है उसको आधार बनाकर, और जिसके फलस्वरूप नए नए तरीके से मानचित्रों की खोज, अक्षांश और देशांत दिशाओं की रेखाचित्र आप ये कह सकते हैं रेखाओं की जो खोज है उसके बारे में पता लगना, या आप ये कह सकते हैं चौकोर और तिकोने पालों का इस्तेमाल जहाजों में किया जाना, कुतुबनुमा या कंपास का आप ये कह सकते हैं कि प्रयोग होना, या आप ये कह सकते हैं कि समुद्र यात्राओं में बारूद और तोपों का इस्तेमाल होना, ये तमाम ऐसी बातें थी जिसके फलस्वरूप पुर्तगाल लगातार ये कहा जाता है कि अफ्रीका में आगे बढ़ते रहे, और जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है अफ्रीका के अनेक क्षेत्रों पर ये कहा जाता है कि पुर्तगीज ने अधिकार किया। और इसी के साथ साथ जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में जो पुर्तगाल आपकी जो आप ये कह सकते हैं कि आगमन की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1487 ईस्वी में बार्थोल्यूम डियाज ने एक समुद्री यात्राओं के फलस्वरूप जो आशा अंतरिक्ष है उसकी खोज से इसकी शुरुआत होती है, और आशा अंतरिक्ष से आगे भारत की जो आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो पता लगना है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसको वास्को डी गामा के द्वारा पूरा किया गया, और जिसके बाद ये कहा जाता है केब्राल ने भारत की यात्रा की और नई तरह की संभावनाओं का पता लगाया गया। एशिया और भारत से जो व्यापार की जो संभावनाएं हैं उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि यूरोप में बढ़ते हुए मसालों की डिमांड और उसकी आपूर्ति के लिए भारत के अतिरिक्त वेस्ट इंडीज की यदि हम बात करें, पश्चिमी अफ्रीका की यदि हम काली मिर्च की बात करें, श्रीलंका में हम दालचीनी की बात करें, वेस्ट इंडीज में यदि जायफल और जावत्री की बात करें, इसी तरीके से चीन और मालाबार में अदरक की बात करें, मलक्का द्वीप समूह की बात करें जहां से लौंग की आपूर्ति हो रही थी, इन सब पर यह कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने धीरे धीरे अपना प्रभाव स्थापित किया, और धीरे धीरे ये कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपना व्यापार स्टैब्लिश करने का यहाँ पर प्रयास किया, और उसी के फलस्वरूप ये कहा जाता है 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यदि हम मालाबार की बात करें, अरब की खाड़ी क्षेत्रों की बात करें, या अलुबर्ग के द्वारा 1510 में बकर के द्वारा 1510 में गोवा पर अधिकार की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ से ये कहा जाता है कि लगातार पुर्तगालियों का जो समुद्री व्यापार है उस पर लगातार ये कहा जाता है
प्रभाव बढ़ने लगता है। 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार के साथ ये कहा जाता है सुदूर पूर्व में पुर्तगालियों का जो व्यापार है पूरी तरीके से ये कहा जाता है अपना नियंत्रण में आया, एक अधिकार स्थापित हुआ। और उसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि लगातार गोवा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर लगातार ये कहा जाता है व्यापारिक क्रियाएं बढ़ने लगी। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगालियों का व्यापार जो है 17वीं शताब्दी तक आते आते केवल कुछ क्षेत्र जिसमें गोवा, द्वीप और मकाओ को छोड़ दें तो लगभग ये कहा जाता है कि समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम अटलांटिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ब्राजील से ये कहा जाता है कि औपनिवेशिक जो प्रसार है उसका केंद्र जो है पुर्तगालियों का शुरू होता है। यहाँ से दास व्यापार की आपूर्ति जो है वो की जाने लगती है। दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को, ब्राजील जो है एक दूसरे के साथ ये कहा जाता है कि कनेक्टिविटी का केंद्र बनते हैं। बहुमूल्य पदार्थों की बात हो, दास व्यापार की बात हो, सोने और हीरे की जो खोज है उनकी बात यदि हम करें, या खनिज उद्योग की जो स्थापना है उसकी यदि हम बात करें, इन तमाम प्रक्रियाओं की शुरुआत ये कहा जाता है पुर्तगाल के द्वारा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं उससे आगे निकलकर अटलांटिक क्षेत्रों में ये कहा जाता है की जाने लगती है। और उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में भी एक जो पुर्तगालियों का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे ये कहा जाता है कि शुरू होने लगता है। शुगर केन जिसको हम गन्ने की फसल के नाम से जानते हैं उसका उत्पादन करना, वहां से शक्कर बनाने की जो प्रक्रिया है उसका चलना, इमारती लकड़ियों को प्राप्त करना या जानवरों की खालों को प्राप्त करना, तंबाकू का इस्तेमाल करना या शराब की वस्तुओं का बनाना, ये तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो पुर्तगालियों के द्वारा अटलांटिक रीजन में, अटलांटिक क्षेत्र में की जाने लगती है। और जिसके फलस्वरूप अटलांटिक क्षेत्र में कहा जाता है कि पुर्तगालियों की जो व्यापारिक जो क्रियाएं हैं उसकी शुरुआत हमें दिखाई देने लगती है। जब नेचर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुर्तगालीज, जब हम कॉलोनीज की जब हम बात करते हैं, जब हम इस तरह की जब घटनाक्रम की जब हम बात करते हैं तो एक सीधा सी प्रक्रिया थी कि जो पुर्तगालीज कॉलोनीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सीधे पुर्तगीज जो स्टेट है यानी कि वहाँ का जो शासक है उसके सीधे कंट्रोल में था और उसी के द्वारा ये कहा जाता है उसको नियंत्रित किया जाता। काउंसिल ऑफ स्टेट और काउंसिल ऑफ इंडीज के द्वारा कि कॉलोनीज का जो रूल है एडमिनिस्ट्रेट करने का कार्य किया जाता है। वायसराय वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। वायसराय नामक जो एक अधिकारी होता था वो प्रमुख अधिकारी होता था एक पर्टिकुलर कॉलोनीज के अंदर। इट डिवाइडेड बिटवीन कैंटीन जर्नल एंड कैंटीन एट लोकल लेवल, और यही एडमिनिस्ट्रेशन आगे चलकर कैंटीन जर्नल और कैंटीन में लोकल लेवल पर ये कहा जाता है कि डिवाइड किया जाता था। लिस्बन के द्वारा ये कहा जाता है कि ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली ये कहा जाता है कि कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो पुर्तगीज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट ये कहा जाता है कि कंट्रोल में था पुर्तगालियों के, और उन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। इसमें निजी जो कॉलोनीज है, निजी जो व्यापारी हैं उनका किसी प्रकार से कोई योगदान नहीं था। सीधे तौर पर राजा के द्वारा ही इसको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता था। जब हम पुर्तगाल से आगे जब हम कॉलोनीज में जब हम स्पेन के एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है कि जो कोलंबस जो थे वो स्पेन से ये कहा जाता है कि जो डिस्कवरीज है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है कोलंबस की रही। और कोलंबस को प्रारंभिक रूप से पुर्तगीज जो राजा है और स्पेनिश जो राजा है उनके द्वारा समर्थन किया गया, सपोर्ट किया गया, और उन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि पैसा और जहाज जो है कोलंबस को उपलब्ध कराए गए। और कोलंबस ने इन्हीं के बल पर यह कहा जाता है कि 4 मेजर डिस्कवरी जो है, जर्नी जो है वो यात्राएं की। और उसकी जो हम जो कोलंबस के द्वारा जब हम जो कुछ मेजर जो डिस्कवरीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें सांता मारिया, क्यूबा, हैटी, वेस्ट इंडीज, त्रिनाड और ओरिएंको, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं, या आप कह सकते हैं कोस्टरिका, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको ये कहा जाता है कि कोलंबस ने सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि अपने कोलंबस के द्वारा खोजा गया। लेकिन लगातार कोलंबस की जो फाइनेंशियल जो डिमांड थी, जो लगातार जो बढ़ रही थी, उसको देखते हुए ये कहा जाता है कि आगे चलकर जो स्पेनिश किंग जो थे, उन्होंने राजा जो थे, उन्होंने कोलंबस की डिमांड को मानने से, पैसे की डिमांड को मानने से मना कर दिया। इसके बाद ये कहा जाता है कि स्पेन ने कुछ और जो मेजर जो पार्ट्स जो थे वो ये कहा जाता है कि आप ये कह सकते हैं डिस्कवर किए, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोकल जो आप ये कह सकते हैं कि इनहेबिटेंट्स हैं उनके साथ विद्रोह भी हुआ, लड़ाइयाँ भी हुई, जिसमें आप ये कह सकते हैं पेरू और
जो आप ये कह सकते हैं कि पिजारो नामक जो आप ये कह सकते हैं जातियां हैं, उनके साथ विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। लेकिन ये कहा जाता है उसके पश्चात लगातार जो स्पेनिश जो है वो आगे बढ़ने लगे। जब हम कोलंबस के बाद की जब हम बात करते हैं तो जो लॉरेंस के जो आप ये कह सकते हैं नागरिक थे, अमेरिगो वेस्पुची, उन्होंने इन सब घटनाक्रम के आधार पर एक बुक लिखी कॉस्मोग्राफी के ऊपर, और जो कि 1507 में लिखी गई। और इसी में ये कहा जाता है कि अमेरिका जो द्वीप है, अमेरिका आपका जो क्षेत्र है, उसको एलोबरेट किया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई, और वहीं से ये कहा जाता है कि अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। इसी तरीके से अमेरिगो वेस्पुची भी ये कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों पर ये कहा जाए कोलंबस के बाद अमेरिका में विजिट करते हैं, जिसमें ब्राजील जो है एक प्रमुख क्षेत्र के तौर पर दिखाई देता है। और उसके पश्चात ये कहा जाता है कि एक नई दुनिया, जिसको अभी नई दुनिया के बारे में जाना जा रहा था, इसकी खोज कोलंबस के द्वारा की गई। अमेरिगो वेस्पुची ने इसके बारे में लिखा। उसके अतिरिक्त ये कहा जाता है कि अमेरिगो वेस्पुची ने भी ब्राजील जैसे क्षेत्र पर यह कहा जाता है कि खोज की, और वहीं से ये कहा जाता है कि अमेरिका का नाम पड़ा। इसके द्वारा ये कहा जाता है कि बेल्बा के द्वारा सेंट्रल जो आप ये कह सकते हैं अमेरिका जो है, उसकी भी ये कहा जाता है कि खोज की जाती है, और उसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि अमेरिका के बारे में नई नई जानकारियां मिलने लगी। आफ्टर दिस स्पेनिश डेलगोमा एंड मैगलम डिस्कवर द मोलुक्का, और जिसमें ये कहा जाता है कि मेलगन की बीच यात्रा में ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि डेलकॉर ने पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले एक विदेशी यात्री बनते हैं, और वो और अधिक अमेरिका में जो संभावनाएं हैं, आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो खनिज पदार्थ की हो या बहुमूल्य पदार्थ की हो, या आप ये कह सकते हैं कि और अधिक रिसोर्सेज की, उसके बारे में पता लगाते हैं, जिससे स्पेन का ध्यान और अधिक वहां पर जाने लगता है। इसके अतिरिक्त जब हम चार्ल्स फिफ्थ के समय की बात करते हैं, पुर्तगीज के साथ एक समझौते में हम ये कहते हैं कि मोलुक्का जो है वो जो सारगोसा की जो एक संधि, एक ट्रीटी हुई थी, वो पुर्तगालीज को दे दी जाती है। तो इस तरीके से स्पेन का जो धीरे धीरे एक्सपेंशन है वो दिखाई देने लगता है जब हम अमेरिका या उसके आसपास से के बारे में हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम उसके एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि 1520 से 1550 के मध्याह्न में अमेरिका के बारे में अत्यधिक जानकारी दिखाई देती है। बहुत से नेविगेटर विजिटेड करते हैं वहाँ की जो कॉलोनीज है, वहाँ से इंडिविजुअल जो प्रॉफिट है और प्रीशियस जो वेल्थ है, बहुमूल्य जो पदार्थ है, सोना चांदी है, उसके लिए लगातार ये कहा जाता है कि नेविगेटर्स यहाँ पर जाते हैं और बहुत से स्थानों की उनके द्वारा खोज की जाती है। इसके बाद ये कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कि जितने भी ये विदेशी यात्री, जितने भी ये आप समुद्री यात्री थे, ये स्पेन की एक वॉरियर क्लास या आप कह सकते हैं कि फ्यूडल क्लास से संबंधित थे, जिसके कारण ये कहा जाता है कि इन्होंने पहले जब ये इनके द्वारा खोज की जा रही थी अलग अलग क्षेत्रों की, तो निजी आप ये कह सकते हैं कि फायदा या आप ये कह सकते हैं बहुमूल्य पदार्थों का अधिक से अधिक इकट्ठा करना इनका प्रारंभिक आप ये कह सकते हैं केंद्र दिखाई देता है, और जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि प्रारंभिक तौर पर इन्हीं वस्तुओं पर जोर दिया जाने लगता है। बाद में ये कहा जाता है कि बहुत से लोग स्पेन के, ये कहा जाता है कि यहाँ पर सेटल भी होते हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण जो उपनिवेश हैं, जिसमें हिस्पानियोला और क्यूबा जो है, वहां पर ये कहा जाता है कि स्पेन के ये कुछ लोग यहाँ पर सेटल होते हैं, बस जाते हैं, और वहां से ये कहा जाता है कि घोड़ों का व्यापार, आप ये कह सकते हैं मवेशियों का व्यापार और निगरों का जो व्यापार है उनके द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद ये कहा जाता है कार्टेज के द्वारा मेक्सिको और की खोज की जाती है, और वहाँ की जो लोकल जो ट्राइब है उसको डिफीट करके ये कहा जाता है कि अपना प्रभुत्व यहाँ पर जमाया जाता है, और इस क्षेत्र पर यह कहा जाता है कि पूरी तौर पर पूरे प्रभाव से यह कहा जाता है स्पेन के लोगों का अधिकार हो जाता है। इसके बाद पेजारो के द्वारा यह कहा जाता है कि रेड इंडियंस को डिफीट करके पेरू पर्वतमाला जो है वहां पर यह कहा जाता है कि अपना प्रभाव स्थापित किया जाता है। यहाँ पर लंबे समय तक ये कहा जाता है कि जो संघर्ष है इन लोगों पर चलता रहता है स्पेनिश लोगों के साथ, वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स का, लेकिन अंततः ये कहा जाता है कि स्पेन उस पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। इसके बाद स्पेन कैप्चर क्यूबा, मेक्सिको, ट्रिनाड, चिली, पेरुगावा, बोलिविया, टेक्सास, कैलिफोर्निया इत्यादि जो क्षेत्र है, स्पेन पूरी तरीके से इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लेता है, और इस तरीके से कहा जाता है कि अमेरिका के इन क्षेत्रों पर लगातार जो प्रभाव है वो स्पेन का बढ़ता रहता है।
जब हम इससे आगे चलते हैं तो जो स्पेन के द्वारा इन कॉलोनीज में जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉलोनीज में स्पेन ने एस्टैब्लिश किया। जिस तरीके से हमने पुर्तगीज की बात करी थी उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पेन ने भी डायरेक्टली जो जो कॉलोनीज पर जो कंट्रोल है वो ये कहा जाता है कि किंग के द्वारा ही था, राजा के द्वारा ही ये कहा जाता है कि कंट्रोल किया जाता था, और राजा ही ये कहा जाता है कि सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं उसका जो केंद्र था वो राजा के द्वारा ही ये कहा जाता है कि निश्चित था, और उसी के द्वारा ये कहा जाता है कि कॉलोनी जो है वो डायरेक्टेड की जाती है। कासा और कॉन्ट्रास्टियो वाज द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1503 to control trade license, naval power, postal services and control all the American trade। ये कासा दा कॉन्ट्रेस्टियो एक ऐसी संस्था थी स्पेन की जो 1503 में बनाई गई थी, जिसका प्रमुख काम था ट्रेड को नियंत्रण करना, ट्रेड के संबंध में लाइसेंस जारी करना, जहाजरानी जो नियम है उससे संबंधित बातें करना, नेवल पावर कंट्रोल करना, पोस्टल जो सर्विसेज है उसको अपने कंट्रोल में करना, और पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि अमेरिकन जो ट्रेड है उसको अपने नियंत्रण में स्थापित करने का जो कार्य है वो ये कहा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता था। तो इस तरीके से 1503 में जो ये संस्था बनाई गई ये लंबे समय तक कार्य करती रही, और उसके बाद एक काउंसिल ऑफ इंडीज स्टैब्लिश की गई 1834 में, जिसका कार्य भी ट्रेड और अमेरिकन जो कॉलोनीज थी वहां की समस्याओं को सुलझाना और वहां का जो व्यापार है उसको नियंत्रण ये कहा जाता है कि अपने नियंत्रण में रखना, अपने उसको लागू करना, इस प्रकार की जो क्रियाएं है वो ये कहा जाता है कि इनके द्वारा किया जाता था। तो इस तरीके से 1834 में जो ये काउंसिल ऑफ इंडीज है उसकी स्टेब्लिशमेंट से एक नई तरह की जो संस्था है वो भी दिखाई देती। इसके अतिरिक्त एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको ये कहा जाता है रेजिडेंसिया कहा जाता था, जिसका कार्य था कि जो अधिकारी अमेरिका में जो कार्य कर रहे थे, अमेरिका की जो कॉलोनीज में जो कार्य कर रहे थे, उन अधिकारियों पर अपना नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित रखा जाए, इसके लिए ये कहा जाता है कि एक मिनिस्टर्स की एक काउंसिल थी जिसको रेजिडेंसिया के नाम से जाना जाता था। वो पूरी तरीके से वहां पर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उन पर यह कहा जाता है अपना नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त एक और एक संस्था थी जिसको मिनिस्ट्रिया के नाम से जाना जाता था, जिसका कार्य जो कॉलोनीज है उसको पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि लुक आफ्टर करना था। इसके अतिरिक्त वायसराय और कैप्टन जनरल पर्टिकुलरली ये कहा जाता है कि कंपनी को कंट्रोल रखने वाले अधिकारी थे। इन्हीं के द्वारा ये कहा जाता है कि जो स्पेन की जो कॉलोनीज थी अमेरिका में उनको नियंत्रित रखा जाता था। इसके अतिरिक्त वंस काउंसिल ऑफ ओडेनेसिया, जो कि पूरी तरीके से ये कहा जाता है कि जो अधिकारी जो वहां पर कार्य करते थे उनकी जो भी एक्टिविटीज थी उनको किस तरीके से नियंत्रण में रखा जाए, किस तरीके से उनकी देखरेख की जाए, किस तरीके से उन पर नजर रखी जाए, ये सारा कार्य इसी काउंसिल ऑफ ओडेनेसिया का था, जो पूरी तरीके से जो वहां पर अधिकारी जो कार्य करते थे उनकी गतिविधियों को साइलेंटली किस तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, नियंत्रित रखा जाए, ये कार्य की जाती। इसके अतिरिक्त काउंसिल ऑफ इंडीज जो ये कहा जाता है कि सभी प्रकार के जो ऑफिसर्स थे उनको नियुक्त करने का जो कार्य है वो काउंसिल ऑफ इंडीज के द्वारा किया जाता था। यानी कि स्पेन से जो भी वायसराय, कैप्टन जनरल या जो अधिकारी इन कॉलोनीज में ये कहा जाता है कि नियुक्त किए जाते थे, उनको नियुक्त करने का कार्य जो किया जाता था वो काउंसिल ऑफ इंडीज के द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त कुछ आप ये कह सकते हैं कॉलोनीज में या कुछ नई कॉलोनीज में स्पेन ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और मेयर को नियुक्त करने की भी व्यवस्था की थी, जो कि एक नई तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट दिखाई देता है स्पेन की कॉलोनीज में। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से स्पेन की कॉलोनी का दिखाई देता है। तो इस तरीके से जब हम अर्ली कॉलोनियल सिस्टम या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से यूरोप के देश अमेरिकन और अफ्रीका और एशियन जो आप कह सकते कंट्रीज हैं वहां पर किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस स्थापित कर रहे हैं, किस तरीके से वहां का व्यापारिक क्रियाओं कर रहे हैं, किस तरीके से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और कैसे वहां पर अपने 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 उपनिवेश जो हैं वो स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। इस तरीके से हम अर्ली कॉलोनियल या ओल्ड कॉलोनियल जो सिस्टम है या प्राचीन औपनिवेशिक व्यवस्था जिसकी हम बात करते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्ली कॉलोनियल या ओल्ड कॉलोनियल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके कुछ प्रभाव जो है वो जो हमें दिखाई देते हैं। उसमें हम एंड ऑफ लोकल रेसेज और इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो वहाँ की रहने वाली लोकल जाति जनजाति प्रजातियां थी, उनका लगभग ये कहा जाता है कि विनाश देखने को मिलता है, समाप्ति को देखने को मिलता है, उनको बंदी बनाया जाता है। जैसे हम रेड इंडियंस के बारे में पर्टिकुलरली अमेरिकन या की बात करें, निग्रोज की बात करें, इसी तरीके से एंड ऑफ लोकल सिविलाइजेशन, वहाँ की रहने वाली जो जनजातियां हैं जातियां हैं, उनकी जो अपनी सभ्यता संस्कृति है, उसको भी लगातार ये कहा जाता है समाप्ति की ओर जाने लगती है, और ईसाइयत के द्वारा अपनी संस्कृति या क्रिश्चियनिटी के द्वारा अपनी संस्कृति जो उन पर थोपने की बात दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इनहेबिटेंट्स, वहाँ के लोकल जो जनजातियां हैं उनका लगातार जो शोषण है, चाहे वो आर्थिक है, राजनीतिक है, या उनका फिजिकल जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो लगातार ये कहा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज में दिखाई देता है। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यह जैसे इनहेबिटेंट्स पर अधिकार किया गया, वहाँ की लोकल सिविलाइजेशन पर अधिकार किया गया, वैसे वैसे धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत का प्रचार प्रसार ये कहा जाता है कि वहाँ पर बढ़ने लगता है। इसी तरीके से राइज ऑफ एक्सप्लोटिव कॉलोनियल इकोनॉमी, जो है कि जो एक्सप्लोइटेशन पर आधारित जो कॉलोनियल जो इकोनॉमी है, उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट ये कहा जाता है कि धीरे धीरे एक प्रभाव के तौर पर हमें दिखाई देने लगती है, जिसके फलस्वरूप ये कहा जाता है कि जो उपनिवेशों की जो इकोनॉमी है उसको अपने जो उपनिवेशिक जो ताकतें हैं अपने अधिकार में लेने लगती है, उनका शोषण करने लगती है। इमरजेंस ऑफ स्लेवरी की यदि हम बात करें, दास प्रथा की शुरुआत भी हमें इसी प्रकार के उपनिवेशिक जो प्रथा है उसके साथ दिखाई देती है, और प्राचीन उपनिवेशिक प्रथा के साथ इसकी शुरुआत दिखाई देती है जब हम अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज से जिस तरीके से लोगों को दास बनाकर यूरोप में लाया जाता है, वो इसकी शुरुआत हमें दास प्रथा की शुरुआत के रूप में दिखाई देती है। राइज ऑफ कॉलोनियल ट्रेड, इस सब से ये कहा जाता है कि उपनिवेशिक जो व्यापार है उसको बढ़ावा मिलने लगता है, और धीरे धीरे ऐसे उपनिवेशी देश जिसमें हम स्पेन और पुर्तगाल की बात करें तो प्रारंभिक तौर पर वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। राइज ऑफ फिश ट्रेड, मछली का जो व्यापार है वो भी ये कहा जाता है कि इस कॉलोनियल ट्रेड से बढ़ने लगता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की जो मछलियों का जो व्यापारिक क्रियाएं वो बढ़ने लगती है। इसी तरीके से एमरजेंस ऑफ अमेरिकन क्रॉप्स इन यूरोप, जिस तरीके से कुछ अमेरिका की जो फसलें जिसमें मक्का की यदि हम बात करें, या हम शुगर केन की बात करें, तंबाकू की बात करें, इस तरह की जो नई नई फसलें जिनका ज्ञान यूरोप में नहीं था, नॉलेज नहीं थी यूरोपियन का, उनका एमरजेंस भी ये कहा जाता है कि यूरोप में होने लगता है, और नई तरीके से इस प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी मिलने लगती है। स्प्रेड ऑफ लैटिन लैंग्वेज जो है कि पुर्तगाल और स्पेन की जो लैंग्वेज है इस समय लैटिन लैंग्वेज है, और जहां जहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की वहां पर इस तरह की जो लैटिन लैंग्वेज है उसका प्रचार प्रसार ये कहा जाता है लगातार बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जो कॉलोनीज है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं।